तो आज अपन पढ़ रहे हैं डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण। डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण। के अभिलक्षण तो कितने अभिलक्षण पढ़ने होते हैं अपन को? 3। कितने अभिलक्षण पढ़ने होते हैं? हाँ विकास बेटा, कल पहला अभिलक्षण कौन सा पढ़ाया था? पहला अभिलक्षण देखो कल पढ़ाया था, इसको आज याद नहीं है। कल पहला अभिलक्षण कौन सा पढ़ाया था? टॉर्क व भार द्वारा अभिलक्षण। याद नहीं हुआ तेरे को? पढ़ा जाके तू, फिर याद क्यों नहीं हुआ? तो पहला अभिलक्षण अपने पढ़ा था टॉर्क व भार द्वारा अभिलक्षण। तो टॉर्क जिसे अपन बोलेंगे आघूर्ण व भार द्वारा अभिलक्षण। अब जैसा कि अपने पढ़ा था इससे पहले कि जो आपकी डीसी मोटर होती है उसमें जो आघूर्ण उत्पन्न होता है वो 2 कारकों के समानुपाती होता है। कितने कारकों के? समानुपाती होता है। क्या होता है भी? समानुपाती। तो अपने क्या पढ़ा था कि जो टी होता है वो समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर धारा। टी समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर धारा, 2 के समानुपाती होता है भी। ठीक है भी। अब अपने क्या कहा कि अब अगर अपन बात करें डीसी शंट मोटर, किसी बात करें भी, तो इसके लिए अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए छोटा सा डायग्राम बनाऊं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए इसके बारे में। तो जैसा कि अपने डीसी श्रेणी शंट मोटर के बारे में पढ़ा है कि यहां पर आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर क्या होती है भी? समांतर में। आर्मेचर क्या होती है? समांतर में। आर्मेचर के समांतर में जोड़ते। अब यहां पर अपन जोड़ेंगे सप्लाई वोल्टेज। क्या लगाएंगे भी? सप्लाई वोल्टेज। और जो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका जो प्रतिरोध होता है आरएसएच, क्या होता है भी? ये बताओ, फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? अरे फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? कभी भी शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध चेंज होता रहता है कि बार बार? शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध चेंज है नहीं। प्रतिरोध चेंज तभी होता है जब अपन चेंज करते हैं मोटर की गति। क्या करना चाह रहे हैं? मोटर की गति। तो अपने पास क्या बचा? देखिए शंट फील्ड प्रतिरोध है आरएसएच, यहाँ जो शंट फील्ड धारा जाएगी उसका मान है आईएसएच। यहाँ आर्मेचर में धारा जाएगी उसका मान क्या है? आईए। और यहाँ जाएगी भार धारा आई, भार धारा आई है। अब अपने क्या पढ़ा बच्चों? देखिए कि अगर अपन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स फाई एस एच, चुंबकीय फ्लक्स की बात करें जो कि आज हो गया फाई एस एच, क्या हो गया है? शंट फील्ड फ्लक्स है फाई एस। अब ये जो शंट फील्ड फ्लक्स है उसका मान कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है बच्चों देखें कि अगर आपकी मोटर चाहे शून्य भार पे चल रही है चाहे पूर्ण भार पे चल रही है, उधर से बेटा ऊपर देख बोर्ड पे और मुंह इधर कर, चाहे शून्य भार पे चल रही है चाहे चल रही है पूर्ण भार पर, इस शंट फील्ड फ्लक्स का मान चेंज नहीं होता है। तो ऐसी मोटर कौन सी जिसका शंट फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है? डीसी शंट। अब क्यों स्थिर रहता है? महत्वपूर्ण मुद्दा यह है क्यों स्थिर, क्योंकि यहां पर जो शंट फील्ड धारा जाएगी आईएसएच वो किसके बराबर होगी? वी इनपुट भाग आरएसएच। अरे सही है क्या? आरोपित वोल्टता बटा में शंट फील्ड प्रतिरोध आरएसएच। अब हो क्या रहा है, इस वी इनपुट का मान क्या है? फिक्स है। जो आपने आरोपित वोल्टेज लगाई उसका मान क्या है? फिक्स है। तो बताओ आरएसएच का मान भी क्या है? फिक्स। जो प्रतिरोध वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इन दोनों के मान फिक्स हैं तो बताओ आईएसएच का मान कांस्टेंट है कि नहीं है? आईएसएच का मान भी क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर है। क्या बच्चों देखें, जब इस धारा का मान स्थिर है और इसी धारा के कारण पैदा हो रहा चुंबकीय फ्लक्स फाई एसएच, तो फाई एसएच समानुपाती किसके है? आईएसएच के। अब इसका मान कांस्टेंट है तो फाई एसएच भी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया अभी? कांस्टेंट। यानी अगर आपसे डीसी शंट मोटर के बारे में पूछा जाएगा तो इसका चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य भार से पूर्ण भार तक क्या रहता है भी? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब तो देखिए, अब अगर अपन डीसी शंट मोटर की बात करेंगे तो क्या यहाँ आर्मेचर टॉर्क जो है, क्या जो टॉर्क है वो केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ? तो कि इसका मान क्या हो चुका है? कांस्टेंट। तो अगर अपन डीसी शंट मोटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टी है वो समानुपाती हो जाए केवल आर्मेचर धारा के। आर्मेचर धारा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फाई एसएच का मान क्या है? कांस्टेंट। फाई एसएच का मान क्या है? कांस्टेंट। समझ में आया नहीं है? अब जैसे अपने अभिलक्षण का नाम क्या लिखा है? भार द्वारा अभिलक्षण। क्या लिखा है? भार द्वारा अभिलक्षण। अब देखें इसको भार द्वारा अभिलक्षण क्यों लिखा? क्योंकि आर्मेचर धारा, जो आर्मेचर धारा है,
अगर इसका मान अपन निकालते हैं तो ये किसके बराबर है, IL माइनस ISH, IL माइनस IL। अब इस ISH का मान क्या होता है, कम होता है, या क्या हो गया, कांस्टेंट। तो IA का जो मान है वो लगभग किसके बराबर हो जाता है, IL के। तो क्या इसे बाहर जरा बोल सकते हैं क्या, तो टॉर्क वर्सेज IL लिख सकते हैं। तो टॉर्क वर्सेज IL, टॉर्क वर्सेज IL। जब आपके पास समानुपाती का चिन्ह आता है तो ग्राफ रेखिक बनता है, अरेखिक बनता है, रेखिक। अब बताओ किसे बढ़ाने से कौन बढ़ रहा है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में भार धारा का मान 0 है, कितना है, तो बताओ उत्पन्न आघूर्ण का मान भी कितना होगा, 0। उत्पन्न आघूर्ण का मान क्या होगा, 0। जैसे जैसे अपने इस भार धारा के मान को बढ़ाएंगे और कितना कहां तक ले जाएंगे, पूर्ण भार धारा IL, तो वैसे वैसे बताओ टॉर्क का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो अगर इसके मान को बढ़ाने से टॉर्क का मान बढ़ता है तो ग्राफ क्या आएगा, सीधी रेखा। और जब ग्राफ सीधी रेखा तो इसे कौन सा ग्राफ बोलते हैं, रेखी। क्या बोलते हैं, रेखी। क्या बोलते हैं भी, रेखी, रेखी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो डीसी शंट मोटर है उसमें टॉर्क व भार धारा के बीच खींचे गए अभिलक्षण की आकृति कैसी होती है, क्या होती है भी, रेखी, एकदम सीधी रेखा। अब अगर अपन इस डीसी शंट मोटर के बात करें तो यहां से आपको पहला अभिलक्षण ऐसा मिला है कि अगर आप भार धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तो भार धारा के अनुसार तो आर्मेचर जो उत्पन्न आघूर्ण का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो एकदम तेजी से बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, या समरूप रूप से बढ़ रहा है, एकदम तेजी से बढ़ा क्या, जबकि डीसी श्रेणी मोटर में एकदम तेजी से बढ़ रहा है, जबकि शंट मोटर में भार धारा के बढ़ने से टॉर्क का मान धीरे धीरे बढ़ता है, तो रेखिक रूप से बढ़ता है। भार धारा बढ़ाओगे टॉर्क का मान बढ़ जाएगा, घटाओगे घट जाएगा। ठीक है भी, पहला बात समझ में आ गया। तो यहां पर आपको एक समरूप आघूर्ण की आवश्यकता होगी, तो वहां कौन सी मोटर लगाओगे, डीसी शंट मोटर। कौन सी मोटर है, और जहां पे स्टार्टिंग आघूर्ण ज्यादा चाहिए वहां कौन सी मोटर लगाओगे, डीसी श्रेणी मोटर। बताओ याद हो रहे कि नहीं हो रहे, पहला अभिलक्षण समझ में आ गया। चलो भी, तो आपके पास जो इंडक्शन, जो आपके पास डीसी शंट मोटर है उसमें जो अपने ग्राफ खींचा है वो एक खींची है सीधी रेखा। पहला अभिलक्षण समझ में आ गया। चलो अगला अभिलक्षण जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था गति व भार धारा अभिलक्षण, गति व भार धारा अभिलक्षण। गति व भार धारा अभिलक्षण। अब अपन ने जब गति समीकरण पढ़ी थी तो हमें पता है कि जो मोटर है उसकी जो गति होती है वो समानुपाती होती है ईबी के। किसके समानुपाती होती है, और ईबी क्या होता है, विद्युत वाहक है। और कौन सा विद्युत वाहक बल है, विरोधी विद्युत वाहक बल। कौन सा, और विलोमानुपाती किसकी होती है। अब आज अगर बात करें तो फाई कौन सा है, फाई एस एच। क्या भी, फाई एस। अब इस फाई एस एच का मान क्या भी, कांस्टेंट। इस फाई एस एच का मान क्या है, कांस्टेंट। तो बताओ डीसी शंट मोटर में जो गति होती है वो तो किसके समानुपाती होती है, अरे किसके समानुपाती होती है, ईबी। और अपन ईबी को कैसे लिख सकते हैं, इसमें ईबी बराबर लिखते हैं V माइनस आई ए आर ए, V माइनस आई ए। तो अगर आप इसको, या V इनपुट माइनस आई ए आर ए, तो इसको कैसे लिख देंगे अब, N समानुपाती किसके, V इनपुट माइनस आई ए आर ए, माइनस आई ए आर ए। समझ में आ रहा है भी सभी को। अब अगर अपन डीसी शंट मोटर को शून्य भार पे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, शून्य भार पे चला रहे हैं, तो बताओ भार धारा का मान कम होगा ज्यादा होगा, अरे शून्य भार पे चलाएंगे भार धारा का मान कम या ज्यादा। अब देखो कई ऐसे किचपिच करते हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और मेरे को इतना गुस्सा आता है कि एक थप्पड़ लगाया जाए तुम्हारे तो फुल लोड तुम्हारे कानों में पहुंच जाए। ठीक है, जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जॉब नहीं लगोगे। ठीक है भी, फुल लोड से थप्पड़ मारना चाहिए, तुम्हें याद रहे कि फुल लोड पे धारा कम ज्यादा लेगी और नो लोड पे धारा क्या लेगी, कम लेगी। समझ में आ गया। तो फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। अब कई घिचपिच करते हैं तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब मैंने बोल दिया नो लोड पे स्पीड ज्यादा होगी धारा कम होगी, छाप दो अपने दिमाग में ये बात, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है भी, अब अपन बात करें कि जब आपकी मोटर नो लोड पे चलेगी क्या चलेगी, तो बताओ धारा कम लेगी ज्यादा लेगी, धारा कम ले, क्या लेगी, कम। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि जब मोटर नो लोड पे चलती है तो केवल आपके पास दो हानियों की क्षतिपूर्ति होती है, एक तो लो हानियों की, दूसरी वायु में घर्षण हानि। क्या लोड ले रही है क्या वो, जब लोड नहीं ले तो क्या धारा ज्यादा लेगी क्या, फिर क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें बार बार, फिर आप घिचपिच चालू कर देते थे। जब मोटर नो लोड पे काम करिए तो केवल उसमें दो हानियां होनी है, एक तो लो हानियां, दूसरी वायु में।
नो लोड पे ले ले तो धारा क्या लेगी? कम। क्या लेगी? कम। अब जब नो लोड धारा का मान आपके पास कम होगा तो बताओ ये ड्रॉप कम होगा ज्यादा होगा? तो आपके पास IARA ड्रॉप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या आपने वी इनपुट का मान कम किया? क्या आरोपित तो वोल्टेज का मान है उतना ही है। अगर आप इसमें से ये आपका उतना ही है ये कम घटाओगे तो बताओ EB का मान ज्यादा है कम आएगा? तो EB का मान क्या आएगा? ज्यादा। तो अगर EB का मान ज्यादा है तो बताओ स्पीड ज्यादा हुई नहीं होगी? तो आप बताओ अगर DC शंट मोटर की बात करेंगे तो जब उसे शून्य भार पे चलाएंगे तो उसकी गति बताओ ज्यादा हुई नहीं होगी? तो हो सकती है आपकी गति रेटेड गति से थोड़ी क्या हो? ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा। समझ में आ गया? फंडामेंटल बच्चों देख क्लियर रखें। अगर जितने आप इफ एंड बट क्रिएट करते जाओ ना दिमाग में, वहां 4 ऑप्शन आते हैं और बिजली बोर्ड वाले तो 5 देते हैं। वहां कितने आते हैं? 4 और बिजली बोर्ड वाले 5। तो फिर गोच पोच आपका होना ही है। फिक्स फंडामेंटल करो कि अगर ये है तो ये है। अब अगर आपके पास EB का मान ज्यादा तो N का मान भी क्या होगा? ज्यादा। तो जब भी अपन बच्चों देखे ग्राफ बनाएंगे तो किसे बढ़ाने से कौन चेंज हो रहा है? I को बढ़ाने से कौन चेंज होगा? N। तो मैंने कहा अगर आपके पास इस भार धारा का मान न्यूनतम है, क्या बच्चों देखे? न्यूनतम। तो बताओ EB का मान अधिकतम है कि नहीं है? तो मोटर गति बताओ अधिकतम होगी नहीं होगी? तो N का मान क्या होगा? अधिकतम। जब भार धारा का मान क्या है? न्यूनतम। समझ में आ गया? अब बच्चों देखिए जैसे जैसे अपन इस भार धारा के मान को बढ़ाएंगे, इस भार धारा के मान को बढ़ाएंगे तो बताओ क्या ये आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा घटेगा? जब अपन इसके मान को बढ़ाएंगे, भार धारा के मान को बढ़ाएंगे, कोई भार धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इस IARA ड्रॉप का मान है बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब इस IARA ड्रॉप का मान बढ़ेगा, क्या वी इनपुट का मान पहले था उतना ही है कि नहीं है? तो बताओ अब आप बताओ N का मान घटेगा नहीं घटेगा? तो N का मान इसलिए घटेगा कि अब आपका EB घटना स्टार्ट है। जब EB घटना स्टार्ट हो जाएगा तो बताओ N घटना चालू हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया? अब जो देखिए अब अपन ने कहा कि जो DC शंट मोटर होती है उसमें जो आपका वोल्टेज चेंज होता है नो लोड से फुल लोड तक, वो केवल चेंज होता है 5 से लेके 8% तक। 5 से लेके, और उसमें 2 प्रभाव आते हैं। एक तो आपका आता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव और दूसरा आता है आर्मेचर वोल्टेज प्रभाव। तो केवल आपकी जो वोल्टेज चेंज होती है वो होती है केवल 5 से लेके 8%। तो बताओ आपकी वोल्टेज बहुत ज्यादा चेंज हुई क्या? इस EB का मान बहुत ज्यादा चेंज हुआ क्या? तो जब EB का मान बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो क्या स्पीड बहुत ज्यादा चेंज होगी? क्या स्पीड बहुत ज्यादा चेंज है? नहीं। तो स्पीड चेंज तो होगी पर बहुत ज्यादा चेंज है नहीं हो। तो अपने कहा अगर आपकी मोटर इस गति पे काम कर रही है तो आपकी गति कम तो होगी। स्टैंडर्ड लाइन तो ये होनी चाहिए थी। अगर आपके पास बच्चों देखें बिल्कुल चेंज नहीं होती तो स्पीड यहां तक जानी चाहिए थी। पर अगर आपकी वोल्टेज घटी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा और वोल्टेज घटी, तो अब आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी क्या आ जाएगी? कम आएगी। थोड़ी कम आएगी, बहुत ज्यादा कम है नहीं है। बताओ समझ में आएगी नहीं है? तो अगर आप पूर्ण भार पे देखोगे तो आपका जो गति अंतर आया वो शून्य भार से केवल इतना ही अंतर आया जो कि केवल था 5 से 8%। जबकि कल DC श्रेणी मोटर की बात करें तो ग्राफ यहां से चालू किया तो कहां ले आया था मैं? यहाँ पे। तो बताओ उसका गति नियमन ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा। और इसका गति नियमन कम होता है नहीं होता? तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मोटर है जिसकी भार बढ़ाने पर गति कम घटती है, और अगर आपसे यही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जाए कि उस मोटर का नाम बताएं जिसकी गति लगभग स्थिर रहती है, DC शंट मोटर। DC समझ में आई नहीं? तो अब बच्चों देखें इस मोटर में क्या हुआ, जैसे आप पूर्ण भार पे जाओगे, अगर आप यहां तक धारा को लेके आओगे जो कि आपकी रेटेड भार धारा है, तो बताओ गति कम होगी नहीं होगी? तो गति धीरे धीरे भार बढ़ाने पे घटती है। और घटती क्यों है? बताओ क्यों घटती है? तो भार बढ़ाने पे EB का मान घटता है। और EB का मान क्यों घटता है? इस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने पर। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के किसका मान घटता है? किसका मान घटता है? EB। और EB के घटने पर किसकी गति घटती है? N घटती है। समझ में आया कि नहीं है? तो जितना बच्चों देखिए आप बोलोगे दोहराओगे सब याद हो जाएगा। जितना बार बार पढ़ोगे सब क्या हो जाएगा? याद। ठीक है बच्चों देखें अभी क्या बच्चों देखें जो क्लासें YouTube पे जा रही हैं वो भी बच्चे बहुत इस चीज को कम पसंद करेंगे। तो इतना डिटेल में क्यों बताए कोई? हमें चाहिए शॉर्टकट। क्या चाहिए? आज हर बच्चे को अगर कोई 5 घंटे का टॉपिक है तो उसे 50 मिनट में चाहिए। वो 50 मिनट में बन तो जाएगा पर उसको कुछ भी समझ में नहीं। आपको डिटेल में चीजों को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आजकल ऊपर ऊपर से नहीं आ रहे, क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। फिर कहता है मैं भी घुमा, जग घूमया ते मैं भी घूमया ते मेरा कोलेटर भी घूमया, पता नहीं कितने कितने घूमया, वही चलता रहता है। जब तक आप टॉपिक को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप घूमते रहो। अब तो सारी बातें समझ में आ गई। तो कौन सी मोटर है जिसमें भार बढ़ाने पे गति घटती है? DC पर बहुत अधिक घटती नहीं है। समझ में आ गया? कौन सी मोटर है जिसकी गति लगभग स्थिर रहती है? अब इसमें कारण लिख सकते हैं अपन। तो कारण अपन क्या लिखेंगे देखें भी। जैसे मैं आपके लिए यहाँ नोट्स बनाता हूं तो आप भी वहां जाके नोट्स बनाया करो।
कि क्यों ऐसा हुआ। डीसी शंट मोटर में भार धारा के बढ़ने पर IA वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, जिसके कारण EB घटता है। वह मोटर गति घटती है। मोहित बेटा ध्यान देना, आज ऐसे मत सोचना कि आज पहली बार आया समझ में नहीं है, कोशिश करना बेटा बोर्ड पे, ठीक है। मोटर गति घटती है, ठीक है भी। तो कारण पता चल गया आपको, क्यों घटी क्यों बढ़ी, समझ आगे समझ। चलो, और यही बातें सारी क्वेश्चन में चेंज होती है बच्चों। देखें अब अगला जो अभिलक्षण है वो तीसरा अभिलक्षण मेरे पास है, क्या बताओ कौन सा? गति व आघूर्ण। गति व आघूर्ण। अब ये जो तीसरा अभिलक्षण बनाते हैं वो पहले दो का है। पहले दो को देखे कौन सा अभिलक्षण बनाया था? तीसरा। पहले दो से कौन सा आता है? तीसरा। तो पहला क्या था? टॉर्क वर्सेस भार धारा। दूसरा क्या था? स्पीड वर्सेस भार धारा। तो तीसरा दोनों को मिला के बना दिया गति व आघूर्ण। अब अपन देखें दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो अपने क्या पढ़ा है कि T समानुपाती है IL, लिख सकते हैं भी ऐसा, IA लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दूसरा अपने क्या पढ़ा कि N समानुपाती है EB। N समानुपाती क्या है? EB। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ो कैसे देखें। अगर आप मोटर में भार धारा को बढ़ाते हो, किसे बढ़ाते हो? भार धारा को बढ़ाते हो। और इस अपने EB को भी अपने लिखा था N समानुपाती V इनपुट माइनस क्या लिखूं? IA R। अगर आप इस भार धारा को बढ़ाते हो तो बताओ आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। जब आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो बताओ इसका मान घटेगा नहीं घटेगा? तो ओवरऑल बताओ हो क्या रहा है? अगर भार धारा के बढ़ने में टॉर्क बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहा है क्या? एक साइड तो टॉर्क बढ़ रहा है, दूसरी साइड भार धारा के बढ़ने में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, तो ये भी घट रहा है। तो जस्ट एक दूसरे के उल्टे चले चले। यानी अगर अपन डीसी शंट मोटर की बात करें तो जैसे जैसे अपन भार धारा के मान को बढ़ाएंगे तो टॉर्क का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? पर दूसरी साइड क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ रहा है। अगर वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ा तो EB का मान घटना ही घटेगा। तो अगर EB का मान घटा तो बताओ स्पीड घटेगी नहीं घटेगी? स्पीड घटेगी। पर डीसी शंट मोटर में जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी गति लगभग क्या रहती है? स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर। जैसे जैसे आप भार के मान को बढ़ाओगे, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाने का मतलब भार को बढ़ाना, टॉर्क बढ़ाने का मतलब क्या है? भार को बढ़ाना। जैसे जैसे टॉर्क का मान बढ़ेगा आपकी स्पीड घटेगी, स्पीड घटे पर ज्यादा नहीं घटे। तो पहले दोनों अभिलक्षणों को मिलाओगे तो बताओ तीसरा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो देखो अब आपको पता होना चाहिए कौन से ग्राफ कौन से साइड में। तो बढ़ा किसे रहे हैं? आघूर्ण को। देखो पहले किसे बढ़ा रहे हैं? टॉर्क को। बच्चों देखिए ये छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में याद रखनी। यहां क्या लिखना है? टॉर्क। क्यों लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। अभी आप क्या करते हो, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आप आधे तो नींद में रहते हो, आप कोशिश करते हो रांद काटने की। क्या काटने की? बस फटाफट लिख दे काल कॉपी चेक ना कर ले। अरे मैं क्या चेक करूं? कॉपी तो जो चेक करेगा उस दिन जब रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। मैं तो चलो एक बार छोड़ भी दूंगा, पर जब जिस दिन वो एग्जाम वाली चेक होगी ना उस दिन वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। वो पॉइंट एक नंबर का हिसाब लेता है फिर। अब निशा सोच रही शायद एक क्वेश्चन में क्या कर देती? ज्यादा कर देती। अभी आज मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर 2.5 नंबर कम रह गए, अगर मैं 2 क्वेश्चन ज्यादा कर देता ज्वाइन लेटर आया था। मैंने कहा आया तो नहीं ना, आया तो नहीं ना, बस बात खत्म। फिर वहां पे ऐसे जाके लगता है कि शायद एक क्वेश्चन क्या कर लेता, मैं ज्यादा कर लेता। अभी निशा ये सोच रही है शायद मैं एक क्वेश्चन क्या कर देती ज्यादा, तो उसकी ज्वाइनिंग आ जाती है। अब वो एक क्वेश्चन कितना मायने रखता है वो बाद में पता चलता है। तो जब भी आप अभिलक्षण बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कहीं नींदों में बैठे हो और यहाँ टॉर्क चढ़ा दिया, यहाँ स्पीड चढ़ा दी, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि बताओ इनमें से कौन सा अभिलक्षण है जो गति व आघूर्ण अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। डायग्राम भी पूछ लेते हैं कई बार। आपने जो भी लिखा है वो आपको याद होना चाहिए
तरीके से याद होना चाहिए। तो अपने क्या किया, इधर लेके जा रहे हैं टॉर्क को, क्या लेके जा रहे हैं, टॉर्क। तो अगर अपन टॉर्क लेके जाए इधर तो यहाँ क्या आएगी, स्पीड। तो अपने कहा अगर टॉर्क का मान 0 है या टॉर्क का मान न्यूनतम है, तो टॉर्क का मान न्यूनतम कब होगा, जब धारा का मान क्या हो, न्यूनतम। अब जब धारा का मान न्यूनतम था तो स्पीड ज्यादा थी कि नहीं थी, अरे ठीक है। तो बताओ स्पीड वापस ऊपर से चालू होगी नहीं होगी। यानी अगर आपकी जब भी अपन डीसी शंट मोटर की बात करेंगे तो डीसी शंट मोटर शून्य भार पे बताओ अधिकतम गति पे काम करेगी नहीं करेगी। तो अब तो देखें, अगर इस टॉर्क का मान 0 है तो आपका जो कर्व है वो तो ऊपर से चालू होगा नहीं होगा। और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती तो बताओ सीधी रेखा आती कि नहीं आती, पर ऐसा संभव नहीं है। तो आपका आर्मेचर परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप भार बढ़ाने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप टॉर्क बढ़ा रहे हो तो बढ़ कौन रहा है, भार है, धारा। और भार धारा बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा घट कौन रहा है, ईबी। तो जैसे जैसे आप टॉर्क के मान को बढ़ाते जाओगे बताओ स्पीड घटती जाएगी नहीं घटती जाएगी। तो बताओ कौन सी मोटर में टॉर्क के बढ़ने पर स्पीड घटती है, पर बहुत अधिक नहीं घटती है, डीसी शंट। बताओ अभिलक्षण समझ में आ गया, तीनों अभिलक्षण याद हो गए। अरे भाई तेरे को आज तीनों याद हो गए क्या, याद हो गए क्या, याद हो गए, याद हो गए। क्या था पहला अभिलक्षण है, तो ऐसे बैठा है जैसे कोई दुल्हन फोटो खिंचा रही हो इतने आराम से, ऐसे बैठा ना। कौन सा अभिलक्षण पड़ा पहला, कहां थे अपन इतनी देर, कौन सा अभिलक्षण पढ़ा था पहले, टॉर्क व भार धारा अभिलक्षण। वे क्लास में होके क्लास में नहीं है। दूसरा कौन सा पढ़ा, गति व भार धारा अभिलक्षण। और तीसरा कौन सा पढ़ दिया, गति व आघूर्ण अभिलक्षण। यानी डीसी शंट मोटर में जैसे जैसे आपका आघूर्ण का मान बढ़ता है मोटर गति घटती चली जाती, पर बहुत अधिक घटती नहीं। तो अपन इसको नोट कर देते हैं। विकास कुमार क्लास में रहकर बेटा मेरे को समझ में आ जाता है कौन कहाँ चल रहा है, ठीक है भी, बहुत साल हो गए मेरे को, ठीक है। 5वीं क्लास में मैंने चौक पकड़ लिया था, कौन सी क्लास में, 5वीं क्लास में। तो मेरे को बहुत पता रहता है कि बच्चा कहाँ चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और दिमाग यहीं होना चाहिए, ठीक है भी। तो डीसी शंट मोटर में आघूर्ण, आघूर्ण आपका क्या बताओ, देखें सिंपल क्या है, भार के बढ़ने पर, के बढ़ने पर मोटर गति घटती है। देखो आदर्श जो आप बात में तो देखें एकदम जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है वो तो यही है, मोटर कोई भी हो अगर आप उसमें भार बढ़ा रहे हो उसकी लोडिंग कर रहे हो तो स्पीड उसकी घटेगी। तो आप बुलेट मोटरसाइकिल क्यों ना ले आओ, ठीक है भी, उसमें भी मोटर है, अरे उसका भी तो है इंजन, उसमें अगर आप लोडिंग कर रहे हो तो स्पीड तो उसकी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोई भी है अगर कोई मशीन है, प्रैक्टिकल बात है कि जैसे जैसे भार बढ़ाओगे मोटर गति घटती, पर किसी की ज्यादा घटती है किसकी कम घटती। श्रेणी में ज्यादा घट रही थी, शंट में कम घट। अब तो देखिए जब भी अपन ने, मैंने कल अपने कहा था अभिलक्षणों से अपने को पता चलता है कि जो मोटर है उसको कहां पर काम में लिया जा सकता है, उस मोटर को कहां पे काम में लिया जा। तो अपने को अब तक यहां तक ये पता चला है कि जहां पर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, क्या चाहिए बताओ, लगभग यहां पे कांस्टेंट स्पीड आएगी नहीं आएगी, इतनी स्पीड कांस्टेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। जहां पर आपको लगभग कांस्टेंट स्पीड चाहिए, लगभग स्थिर स्पीड चाहिए, वहां कौन सी मोटर काम में लेनी है, डीसी शंट मोटर। तो कल अपने कहा था अगर आपको स्टार्टिंग आघूर्ण ज्यादा चाहिए तो कौन सी मोटर काम में लेनी है, और आज अपने कहा अगर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो कौन सी मोटर काम में लेनी है, डीसी शंट मोटर। तो जो अपने उपयोग पढ़े उसके आधार पे क्या लिखेंगे, इस मोटर का उपयोग, इस मोटर का उपयोग स्थिर गति वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। फिर जहां पर भी आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां कौन सी मोटर काम में लेनी है, डीसी शंट। अब आपको एप्लीकेशन याद करने भी, कैसे आप याद करें, कैसे आपको एप्लीकेशन क्या करना है, याद करें, याद करवा दूं भी, याद हो जाएंगे। आपको एक स्टोरी याद में रखनी है दिमाग में, दिमाग है तुम्हारे, अरे है, चल फिर तो ठीक है, याद हो जाएगी, ठीक है भी। कहीं उधारा उधारा दे रखा हो किसी को तो कोई पता नहीं। देखें
आपको घर पे लगानी है पेपर मिल। क्या लगानी है? पेपर मिल। क्या होती है पेपर मिल? है? क्या होती है पेपर मिल? ठीक है भाई, आपको अखबार छापने हैं। क्या छापने हैं? अखबार छापने, सीधी सी बात। ठीक है भाई, आपको छापने अब, ठीक है भाई, आपको टीसीसी सूरत करके पैम्पलेट छापने, तो कहाँ जाना पड़ेगा? पेपर मिल में। ठीक है, जैसे यहाँ अपने भारत ऑफसेट वगैरह है जहाँ से पैम्पलेट वगैरह छपते हैं वहां। अब जो देखिए, अगर आपको पेपर मिल लगानी है तो उस पेपर मिल में आपका स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब इस पेपर मिल में आपको सबसे ज्यादा चाहिएगा पेपर। क्या चाहिएगा? पेपर। क्या चाहिएगा? पेपर। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या चाहिएगा? पेपर। सबसे ज्यादा की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा क्या चाहिएगा? पेपर। अब तो देखिए, पेपर बनता है लकड़ी का। पेपर किसका बनता है? लकड़ी का। अब लकड़ी ऐसी नहीं, बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं इसके लिए, पता है क्या? इसलिए पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब लकड़ी को काटने के लिए चाहिए आरा। क्या चाहिए? आरा चाहिए कि नहीं चाहिए? आरा। ठीक है भाई, अब आरे से काट सकते हो। अगर आपको उसके छोटे छोटे पीसेज बनाने हैं तो अब आपको चाहिए वुड वर्किंग टूल्स। लकड़ी वुड वर्किंग टूल्स। ठीक है भाई, तो इसके लिए चाहिए तो देखिए लकड़ी को काटने वाले औजार। तो आरा हो गया एक, तो एक अपने पास हो गया लकड़ी के औजार, वुड वर्किंग टूल्स। अभी सुनते जाना, इसको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर आपको पेपर मिल लगानी है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चाहिए पेपर। क्या चाहिए? पेपर। पेपर के लिए क्या चाहिए? लकड़ी को काटने के लिए क्या चाहिए? आरा। अब तो देखिए उसमें और भी काम करने हैं, ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए वुड वर्किंग टूल्स, लकड़ी के औजार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? अब तो देखिए, अब जो पेपर होता है ऐसे नहीं होता बच्चों बहुत सारा बड़ा सारा एक लठ लेके आए कि जी इसके पेपर छाप दो, ऐसा थोड़ी होता है। उस पेपर की बनाई जाती है लुगदी। क्या बनाई जाती है? लुगदी। अब पेपर की लुगदी बनाने के लिए उसे करना पड़ता है ग्राइंड। क्या करना पड़ता है? ग्राइंड। करते ना भी ग्राइंड, तो उसके लिए आपको लुगदी बनाने के लिए चाहिए ग्राइंडर। क्या चाहिए? ग्राइंडर। तो अब पेपर की बनेगी लुगदी, और लुगदी के लिए चाहिए ग्राइंडर। क्या चाहिए? ग्राइंडर। याद हो गया? अब जो देखिए, आपका जो पेपर है वो पेपर आपका बन गया। पेपर आपका बन गया, ठीक है भाई। अब पेपर को चमकाने के लिए, जैसे आप देखो, अगर आप क्लासमेट कंपनी के रजिस्टर लेके आओगे तो आपका जो पेपर है उसमें चमक होगी। क्या होगी? चमक। ठीक है, आपका उसमें अच्छा लिखा जाएगा, बढ़िया पेन चलेगा। तो उस पर करनी है पॉलिश। क्या करनी है? पॉलिश। उस पेपर पे आपको करनी है पॉलिश। समझ में आ गया? अब तो देखिए, इस पेपर मिल को चलाने के लिए कोई ना कोई मशीन चाहिए आपको। अरे चाहिएगी। अब आपके घर पे उस समय सप्लाई नहीं है। क्या नहीं है? सप्लाई। तो आपने कहा मैं लगाऊंगा एमजी सेट। क्या लगाऊंगा? मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट। अब देखो आपको स्टोरी से क्या क्या याद हो, देखिए। तो सबसे पहले अगर अपन डीसी शंट मोटर की बात करेंगे तो इसको लगाते हैं एमजी सेट में। कहां लगाते हैं? पहला उपयोग याद हो गया। जितने भी आपकी पेपर प्रोसेसिंग मिल्स होती हैं, पेपर प्रोसेसिंग, जहां पे पेपर पे क्या हो रही है? छपाई हो रही है। क्या हो रही है? तो वहां पर पेपर जो पेपर प्रोसेसिंग वर्क होता है उसमें कौन सी मोटर लगाते हैं? शंट मोटर। याद हो गया? अब इससे अपने पेपर बनाया था। अब तो देखिए, इसके बाद लकड़ी के काटने का आरा, लकड़ी काटने का आरा, इससे बोलते हैं सर्कुलर सा। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सा। वर्ताकार आरा। क्या बोलते हैं? वर्ताकार आरा। फिर बच्चों देखें, मैंने आपको उसके बाद लकड़ी के औजार वाली मशीन, लकड़ी के औजार वाली मशीन, वुड वर्किंग टूल्स। अब तो देखिए, आजकल क्या बच्चों देखिए, आपको रंधा है वो भी आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अब रंधे में ऐसी मोटर नहीं चाहिए एकदम ही घूमे और बाद में क्या हो जाए? बंद हो जाए। वहां पर एक कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर चाहिए, नहीं चाहिए? तो वुड वर्किंग टूल्स, वुड वर्किंग टूल, तो वहां कौन सी मोटर लगानी है? शंट मोटर। अब तो देखिए, लुगदी बनाने के लिए कौन सी मोटर काम में ली थी? ग्राइंडर। ठीक है, अब उसमें कर दी पॉलिश। क्या कर दी? अब इस पॉलिश को सुखाना भी है तो इसके सुखाने के लिए चाहिए ब्लोअर। क्या चाहिए? बताओ, याद होगी नहीं होगी? तो अब आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि मेरे को डीसी शंट मोटर कहां लगानी है, कि सबसे पहले पेपर मिल लगानी है। पेपर मिल, पेपर बनेगा लकड़ी से। लकड़ी को काटने के लिए क्या चाहिए? आरा। और आरा कौन सा होना चाहिए? सर्कुलर सा। क्या होना चाहिए? सर्कुलर सा। फिर लकड़ी के काटने वाले क्या आएंगे? औजार, वुड वर्किंग टूल्स। याद आ गया? फिर लकड़ी को काट लिया, उसको ठीक है, उसकी बनानी है लुगदी। क्या बनानी है? लुगदी बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्राइंडर। अब तो देखिए, उसके बाद पेपर पे करनी है पॉलिश। क्या करनी है? तो पॉलिश में कौन सी मोटर लगेगी? डस्ट डिसीशन। फिर अपने क्या, पेपर पॉलिश को सुखाने के लिए क्या चाहिए? ब्लोअर। ब्लोअर। अब तो याद होगी नहीं होगी? तो अगर अपने यहां से इसके उपयोग लिखें तो कैसे लिखते हैं? देखो,
यहाँ तो बहुत जल्दी यस सर होती है, बाद में दिक्कत आ जाती है, बाद में कहती है ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो पहला क्या बचा, एमजी सेट। और एमजी सेट क्यों लेके आए थे, पेपर प्रोसेसिंग, ठीक है भाई, पेपर प्रोसेसिंग, जितने पेपर के प्रोसेसिंग होती है, चाहे वो आपके पास क्या रंगाई है छपाई है, वो सारे में क्या चलेगी, ये पेपर प्रोसेसिंग, मील्स लिख दो। फिर अपने कहा इस पेपर को काटने के चाहिए सर्कुलर है सा, वर्ताकार है आरा, सर्कुलर सा, हिंदी प्रेम में लिख लेंगे वर्ताकार आरा। फिर अपन लिखेंगे वुड वर्किंग टूल्स, या वुड प्लानर भी लिख देते हैं इसमें, वुड प्लानर्स। फिर अपने क्या लिखा बच्चों, देखिए उसके बाद क्या बनाई थी, लुगदी, तो उसके लिए चाहिए ग्राइंडर। फिर अपने क्या किया था, इस पे कर दी पॉलिश, क्या कर दी पॉलिश, जब पॉलिश करेंगे तो क्या चाहिए, पॉलिशर। और फिर अपने क्या, पॉलिश को सुखाने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिएगा ब्लो। तो बताओ सारे उपयोग याद हो नहीं होंगे, तो ये आपके हो गए डीसी शंट मोटर के उपयोग। अभी आप देखो बच्चों, देखिए एक तो मैंने भी एक सिंगल मोटर पढ़ाई है, सिंगल फेज में 10 मोटर चलेंगी, तो उसमें सारे काम करने पड़ेंगे, कपड़े भी धुलवाने पड़ेंगे, रानी के सब कुछ करवाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एप्लीकेशन क्या होंगी, याद होंगी। ठीक है भाई, अब अपन करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, बताओ भी इसका आंसर क्या आएगा। डीसी शंट मोटर में जो टॉर्क होता है वो लगभग किसके समानुपाती होता है, आर्मेचर धारा आई, सही है क्या, तो लगभग आर्मेचर धारा आई। कोई दिक्कत, सबको आ रहा है, मोहित आया आंसर इसका, चलो ठीक। डीसी शंट मोटर को स्थिर गति मोटर क्यों कहा जाता है, क्यों, देखो अभी मैंने कहा हर बात में क्यों आना चाहिए, तो क्यों पूछेगा, क्योंकि इसका फ्लक्स लगभग क्या रहता है, इसका फ्लक्स क्या रहता है, स्थिर है। बताओ समझ में आया नहीं है। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ने पर गति में क्या परिवर्तन होता है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक घट जाती है, पहले बढ़ती फिर घट जाती है, तो क्या होगा, केवल थोड़ा सा कम होती है, केवल क्या होती है, थोड़ा कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट मोटर के स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्पीड आर्मेचर करंट एन 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 वर्सेज आइए। दूसरा पूछ रहा आपसे, बताओ कैसा होता है, त्रिभुज ढलान वाला, लगभग क्षैतिज, परवलयाकार, सीधी उदय रेखा, तो त्रिभुज ढलान वाला तो ये, लगभग क्षैतिज वाला ये हो जाएगा, तो बताओ क्या लिखें, लगभग क्षैतिज। आ रहे क्वेश्चन, डीसी मोटर के टॉर्क आर्मेचर करो, अब पूछा टॉर्क आर्मेचर करो, टी वर्सेज आइए, बताओ कैसे मिलेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, क्षैतिज मत कर देना करी, इया कौन इया ही वाह, ठीक है। देखो आप आईटी वाले बच्चों, देखो आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कर सकते हो, आप परम ज्ञानी इंसान हो, ठीक है भी, आपका जन्म बहुत तगड़े ज्ञान के लिए हुआ है। गति लगभग स्थिर रहती है, कौन सी मोटर है, डीसी शंट मोटर, याद हो गया अभी। चलो, डीसी शंट मोटर किस प्रकार के लोड के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, स्थिर गति वाले लोड के लिए। अगला क्वेश्चन बताएं, टॉर्क बढ़ने पे गति का क्या होता है, लगभग स्थिर रहती है, लगभग थोड़ा इसका रहती है, कम हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी शंट मोटर का प्रारंभिक टॉर्क सामान्यतः कैसा होता है, बहुत अधिक है, शून्य, अनंत, तो क्या होता है, मध्यम, ठीक है। डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ने पर बैक ईएमएफ पर क्या होता है, बैक ईएमएफ लोड बढ़ने पर, अरे बैक ईएमएफ लोड बढ़ने पर, मैंने अभी कहा था टॉर्क बढ़ेगा जब भार धारा बढ़ेगी, तो बताओ लोड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो बता क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। ये क्वेश्चन होगा।
हाँ एक बार, कौन सा क्वेश्चन? अभी ये लो, एक तो आगे वाला शोर जवाब बचा देते हैं, एकदम जोश आ जाता है इनको, तो दिक्कत। देखो बेटा प्रारंभिक में पूछा है, प्रारंभिक में, ठीक है, तो प्रारंभिक में क्या होता है बेटा, देखो इसका अगर ग्राफ का पूछे ना कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होगा जीरो से। कहां स्टार्ट होगा? ये से नहीं पूछ रहा है कि स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन बिंदु कहां है, ओरिजिन तो कहां पे? जीरो पे। पर स्टार्टिंग में मध्यम तोड़ का क्या बताओ? मध्यम भी, ज्यादा होता नहीं, कम भी तो नहीं होता, तो फिर क्या आएगा? मध्यम। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं मध्यम। कोई दिक्कत? चलो सारे क्वेश्चन हो गए।